कि ये बदलाव कानूनी पेशे को और बेहतर बनाएंगे या फिर क्लाइंट और एडवोकेट के रिश्ते को और कमज़ोर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में, जिसमें कि काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। और ये बदलाव न केवल वकीलों के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि लीगल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई वकील गलत डिग्री के साथ प्रैक्टिस कर रहा हो तो उसका क्या होगा? या फिर अगर कोई वकील स्ट्राइक करके कोर्ट की कार्रवाई रोक दे तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? या अगर कोई वकील प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है, नेग्लिजेंस करता है, तो ऐसे में क्लाइंट के पास क्या अधिकार है? दोस्तों, आज हम इन्हीं सवालों के बारे में जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि ये बदलाव आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 में कुछ नए प्रोविजंस डाले गए हैं और सबसे पहला प्रोविज़न जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि लीगल प्रैक्टिशनर की नई परिभाषा, नई डेफिनेशन दी गई है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसी पर बात करते हैं कि लीगल प्रैक्टिशनर की नई परिभाषा क्या है। देखिए, पहले केवल वो वकील जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे उन्हें ही लीगल प्रैक्टिशनर माना जाता था, लेकिन अब इस परिभाषा को बढ़ा दिया गया है। अब कोई भी वकील जो ट्रिब्यूनल, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंपनी या यहाँ तक कि विदेशी लॉ फर्म में काम करता है, उसे भी लीगल प्रैक्टिशनर माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि राहुल एक कॉरपोरेट लॉयर है और वो किसी बड़ी कंपनी में काम करता है। पहले उसे लीगल प्रैक्टिशनर नहीं माना जाता था, लेकिन अब उसे भी इसी श्रेणी में शामिल किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ये बदलाव लॉ ग्रेजुएट के लिए फ़ायदेमंद है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, दूसरा प्रोविज़न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है वकीलों का वेरिफिकेशन। देखिए, अब वकीलों के लिए एक नया नियम लाया गया है। हर 5 साल में वकीलों की क्रेडेंशियल्स की जांच की जाएगी, यानी कि उनकी डिग्री, प्रैक्टिस का स्थान या अन्य दस्तावेज़ों की वैधता यानी कि वैलिडिटी की जांच होगी। अगर कोई वकील फर्जी डिग्री के साथ प्रैक्टिस करता पाया गया तो उसे डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। सन 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक मामला आया था, जहां एक व्यक्ति ने फर्जी डिग्री के साथ वकालत की। कोर्ट ने उसे डिसक्वालीफाई कर दिया था। अब आपके लिए सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ये नियम वकीलों के लिए सही है? क्या ये क्लाइंट्स के हित में है? दोस्तों, अगले पॉइंट पर चलते हैं और वो ये है कि इस बिल में महिला वकीलों यानी कि फीमेल लॉयर्स की रिप्रेजेंटेशन को इम्पोर्टेंस दी गई है। दोस्तों, ये एक और बड़ा कदम है कि अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कम से कम 2 महिला सदस्य अनिवार्य होनी चाहिए। ये सदस्य प्रमुख महिला वकीलों के द्वारा चुने जाएंगे और ये स्टेप महिलाओं को यानी कि फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको लगता है कि ये बदलाव महिला वकीलों के लिए न्याय संगत हैं? कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न डाला गया है वो है स्ट्राइक से रिलेटेड। दोस्तों, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 में अब एडवोकेट्स की स्ट्राइक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई वकील स्ट्राइक करके कोर्ट की कार्रवाई को रोकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वकीलों को सिंबॉलिक या टोकन स्ट्राइक करने की अनुमति होगी, लेकिन उससे क्लाइंट के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर गौरव भाटिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की स्ट्राइक को गलत ठहराया था। इसके बाद ही ये नियम लाया गया। अब क्या आपको लगता है कि वकीलों को स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक के दौरान पार्टीज कोर्ट में नहीं जा सकती हैं। पार्टीज जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि वकीलों के कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, जिस कारण वो स्ट्राइक करते हैं। अब क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, तो वहाँ पर आंदोलन करना या स्ट्राइक करना, वो भी पीसफुल,
क्या वो अलाउ नहीं होना चाहिए, जबकि वकील किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में जाने से रोक नहीं रहे हैं? तो क्या ऐसे में इस तरह की रोक प्रतिबंध लगाना वकीलों पर ठीक रहेगा? दोस्तों, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो इसमें ऐड किया गया है, जिससे कि सभी वकील परेशान भी हैं, कि इस बिल में जो क्लाइंट्स हैं उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने एडवोकेट के ऊपर केस कर सकते हैं। देखिए, ये बिल कहता है कि जहाँ भी एडवोकेट की वजह से क्लाइंट का कोई फाइनेंशियल लॉस होता है या एडवोकेट के द्वारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया जाता है, नेग्लिजेंस की जाती है, तो ऐसे में क्लाइंट को राइट दिया गया है कि वो अपने एडवोकेट के ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन एडवोकेट्स को इसी बात की चिंता है कि ये प्रोविजंस जो कि क्लाइंट को पावर देते हैं, क्लाइंट इसका दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि केस का फैसला कभी भी वकीलों के हाथ में नहीं होता, हमेशा ही जज के हाथ में होता है। वकील ने जो भी केस है, एविडेंस है, उसके हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करना है, कोर्ट में बहस करनी है। ऐसे में जो भी पार्टी हारेगी वो क्लाइंट सारा का सारा दोष अपने वकील पर मत देगा कि वकील ने ठीक तरह से परस्यू नहीं किया या वकील की वजह से हारे हैं, और ऐसे में फ्रिवलेस लिटिगेशन यानी कि फॉल्स लिटिगेशन में वकीलों को फंसाया जाएगा, और जिस वजह से वकील जो है केस को लड़ने से डरेंगे या केस में हाथ डालने से भी डरेंगे या अपनी फीस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। दोस्तों, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 न केवल वकीलों के लिए बल्कि पूरे कानून तंत्र के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बदलाव कानूनी पेशे को और भी ट्रांसपेरेंट और आंसरेबल यानी कि जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और आखिरी सवाल ये, क्या आपको लगता है कि ये बदलाव कानूनी पेशे को और बेहतर बनाएंगे या फिर क्लाइंट और एडवोकेट के रिश्ते को और कमज़ोर कर देंगे? दोस्तों, आपके जो भी विचार हैं आप शेयर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।